हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का गणित, ठीक है। अभी 13 अध्याय से सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? सम्मिश्र संख्याएं। तो कौन से पार्ट से ले रहे हैं? 11वीं के अध्याय 13 से क्या ले रहे हैं? सम्मिश्र संख्याएं से, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं से ले रहे हैं, ओके। तो ये रहा आपके ये, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। मैं सीधी बात बता देता हूँ, सम्मिश्र संख्याएं मतलब एक ऐसा होता है जिसमें a प्लस आई भी, मतलब एक क्या होता है आपका वास्तविक संख्या भी होता है और आभासी संख्या भी होता है। क्या होता है? आभासी संख्या भी होता है और वास्तविक संख्या भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कि बात की जाए, बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो सम्मिश्र संख्या का नाम इसलिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ऋण एक। करणीय में क्या लिख रहा हूँ? ऋण एक। तो ये हो गया क्या आपका? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर कहलाता है ये? इमेजिनरी नंबर। जैसे आपका अंदर में क्या रहा है? ऋण आ रहा है ना, वो आपका आभासी नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है ये? आभासी नंबर। जैसे यहाँ पे मैं धन एक लिख रहा हूँ, ये क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ये जो आपका आ गया ये आभासी संख्याएं कहलाते हैं। तो देखो, जैसे कि ऋण एक आ गया करनी में, तो इस टाइप के दर्शाने के लिए ऑयलर नामक एक वैज्ञानिक ने, मैथमेटिक्स जो ये क्या है, महान गणितज्ञ हैं, ठीक है, ऑयलर जी। अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि मेरे पास करनी ऋण एक आता है, तो इन्होंने क्या दर्शा दिया कि जो करनी एक है वो आयोटा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आयोटा के रूप में। तो जो ऋण एक है किसके बराबर होता है? आयोटा के रूप में बताया गया। कौन बताया गया इसको? ऑयलर नामक वैज्ञानिक ने। कि जैसे कि अगर आपके पास आई आता है, मतलब ऋण एक आता है करनी में, तो हम किसे दर्शा सकते हैं? आई से। तो जो ऑयलर नामक वैज्ञानिक ने अपने नाम पे ही आयोटा नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? आयोटा, ठीक है, सुने भी होगे, ओके। तो ये इसका मतलब आई मतलब होता है इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी, ओके। तो अब इसके आगे का बताता हूं कि जैसे कि इसके आई की पूर्णांक घात की बात करते हैं कि यदि अगर आई की पूर्णांक घात के लिए, ठीक है, तो आपको पता है पूर्णांक में क्या होते हैं? इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, ओके। तो आई, जैसे कि आई की घात मतलब इसके घात में पूर्णांक वाला वैल्यू आना। जैसे कि आई का वैल्यू क्या होता है, सीधी बात बताता हूँ, इसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। मैं इंटीजर वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्णांक घात मतलब ये होता है जिसमें 0 से स्टार्ट होता है और अनंत में जाके खत्म होता है। 1 2 3 4, तो इस स्टेप से आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो आई की घात मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? शून्य। तो इसके घात में क्या रख दूंगा? शून्य। तो इसका मान आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसी जगह मैंने आई की घात एक बार क्या रखा? 1, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? आई ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आई की घात 2 लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? ऋण 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? ऋण 1। कैसे मिलेगा? तो इससे सिद्ध करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो आई बराबर ऋण 1 दिख रहा है ना, इसके दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा? मैं वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? वर्ग। तो देखो, जब वर्ग करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऋण 1 की घात 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जो ऋण 1 की घात करनी में है उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 2 बार ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? ये तो आप लोगों को बेसिक ज्ञान हो गई होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आई स्क्वायर मिलेगा। अब क्या होता है, जब सेम वैल्यू होता है और करनी दोनों साइड लगा होता है, तो करनी हट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या मिलता है? देखो, करनी हट जाएगा और क्या बचेगा? ऋण 1 बस बच जाएगा, ओके। ये चीज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आ गया ना समझ में? ठीक। तो यहाँ पे आपको आई स्क्वायर का मान क्या मिलता है? ऋण 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई स्क्वायर का मान आपका क्या निकला? ऋण 1, ठीक है। इसी प्रकार आई की घात 3 की बात करते हैं। इस आई की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई इंटू आई का घात 2 लिख सकता हूँ।
तो सबसे पहली बात है, इस आई स्क्वायर की जगह ये वाला वैल्यू रख सकता हूँ कि नहीं? रख सकते हैं। देखो आई स्क्वायर का मान कितना निकला है? ऋण 1। क्या निकला? आई स्क्वायर का मान ऋण 1 निकला है कि नहीं निकला है? तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं? ऋण 1 गुना आई। तो 1 का गुना आई करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया ना? तो चलो इसके आगे का बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अब 4 रख रहा हूँ, आई स्क्वायर मतलब आई की घात 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो आई की घात 2 गुना आई की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? अब देखा जाए तो आई की घात 2 का मान यहाँ पे कितना दिया है? ऋण 1 यानी -1, और इसका भी मान कितना जगह? -1 हो जाएगा। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं जानोगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ आगे समझ में? तो सबसे पहली बात देखो, जब माइनस और माइनस से गुना करो तो क्या मिलेगा? प्लस मिलता है। ये चीज़ पढ़ोगे तो 1 और 1 का गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 1। तो मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ कि आई की घात 4 लिखे तो आई स्क्वायर इंटू आई कितना मिल गया? +1 मिल गया। इसी प्रकार जब आई की घात 5 आओगे तो क्या लिख सकते? इसको आई की घात 4 इंटू आई लिख सकते कि नहीं? मतलब इसके घात में क्या 1 है कि नहीं है? ठीक है। तो इस आई की घात 4 की जगह मैं 1 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो आई मिल जाएगा, आई की घात 1 मतलब आई बस लिख सकते कि नहीं? ओके। तो 1 का गुना जब आई करेंगे क्या मिल जाएगा आपको? आई। आ गया समझ में? ठीक है। अब जानेंगे काल्पनिक राशियाँ के बारे में। ठीक है, कि काल्पनिक राशियाँ मतलब क्या होता है? काल्पनिक राशियाँ, तो आइए जानते हैं काल्पनिक राशियाँ के बारे में। ठीक है, यदि आपकी जो वास्तविक संख्या है उसके अंदर में आपका ऋणात्मक मान है। क्या बोला मैं? यदि आपके वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक मान आए उसे काल्पनिक संख्याएं या काल्पनिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक मान आए या काल्पनिक संख्या या काल्पनिक राशि क्या कहलाता है? अगर आपके पास वास्तविक संख्या है और ऋणात्मक मान आए उसके पास, तो वो क्या कहलाते हैं? काल्पनिक राशियाँ या काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? ऋण की घात 2। ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? करनी ऋण 2, करनी के अंदर में ऋण 2 है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है, जो यहाँ पे आपको करनी ऋण 2 दिख रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऋण 1 गुना 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। और इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं? तो करनी ऋण 1 गुना करनी 2 भी इसको लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने आपको एक आयोटा का मान बताया था कि यदि आपके पास आयोटा इक्वल टू क्या हो? यदि आपके पास करनी ऋण 1 हो तो इसका मान क्या मिलेगा? आई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा करनी ऋण 1, तो उसके जगह मैं आयोटा रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आयोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, आभासी, और क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक राशियाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि काल्पनिक राशियाँ का जो परिभाषा क्या बोल, यदि आपके पास वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक मान आए तो वहाँ क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्याएं या आभासी काल्पनिक राशियाँ कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आई आया वही आपका क्या कहलाता है? काल्पनिक राशियाँ कहलाते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत अपन लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, 2 से 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो आपको ये कि आपका ये वाला फार्मूला, यदि आपके पास करनी में ऋण 1 हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? आई होता है। ठीक है, और आई स्क्वायर का मान यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ऋण 1 मिलता है।
तो ये दो चीज़ें आपको याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके अनुसार से 2 से 5 क्वेश्चन लगभग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आई की घात 7, आई की घात 7 दिया है, ठीक है, का मान निकालना है, मान निकालना है, ठीक है, मतलब इसका मूल्यांकन करना है। ऐसा टाइप से भी आ सकता है कि मूल्यांकन कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आई की घात 7 दिया रहेगा, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एक जैसे कि आपको क्या दिया है, आई की घात 135, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आई की घात 7 दिख रहा है और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आई की घात 135। तो सबसे पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई की घात 7, क्या दिख रहा है आपको, आई की घात 7। तो सबसे पहली बात, इसके घात में देखा जाए, दोनों के घात में विषम है, और विषम किसको बोलते हैं उसको भी बता देता हूँ। जैसे कि विषम संख्या वो होता है जिसमें आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 के रूप में आए, वो आपका क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाते हैं। और सम संख्या किसको कहते हैं, तो सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से स्टार्ट हो, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, 12 इस रूप में हो, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहली बात जानते हैं आयोटा की बार आई की घात 7 का कैसे मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे हमें आई स्क्वायर का मान पता है कितना होता है, ऋण 1 होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को ले जाएंगे आगे। तो यहाँ पे देखो, जो आई की घात 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जो घात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जो आई की घात 7 को मैं 6 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यदि अगर आपके पास a की घात m धन n हो तो 2 भागों में टूट जाता है, a की घात m गुना a की घात n। तो यहाँ पे आपका इस वाला फार्मूला क्या होगा, यूज होगा। ओके, तो चलो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो m था वो 1 भाग में टूट गया, जो n था 1 भाग में टूट गया। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे i की घात a के रूप में हमारे पास i है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई की घात 6 गुना आई की घात 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आई की घात क्या लिख देंगे, 1 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो दिमाग ये लगाना है कि आपने एक फार्मूला पढ़े हैं कि जैसे आपके पास आई की घात m की घात, फिर घात में क्या हो, n हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आई की घात m × n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई की घात 2 गुना 3 लिख सकता हूँ कि नहीं इसको, और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें आई की घात 2 का मान मालूम है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको आई की घात 2 गुना 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहली बात है आई की घात 2, फिर इसको घात में 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकते, इस फार्मूला के हिसाब से लिख सकता हूँ। तो देखो, m के रूप में हमारे पास 2 है और n के रूप में हमारे पास 3 है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा जो आपने घातांक में पढ़े हैं। ओके, तो घातांक एक फार्मूला आप नोट कर लो, तब आप सम्मिश्र संख्या पढ़ पाओगे। तो आई की घात 2, फिर घात में 3 हो, और यहाँ पे आपके पास क्या है, आई, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है, जो आपका आई की घात 2 है, यहाँ पे देखो, जो आई की घात 2 है हमेशा क्या होता है, ऋण 1 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, ऋण 1 की घात 3 गुना आई मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब जब आप ऋण 1 की घात 3 का गुना करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना आई, क्योंकि देखो यहाँ पे घात में 3 दिया था, इस बार 3 बार करेंगे। तो सबसे पहली बात है, जब 1 1 का गुना करेंगे तो सबसे पहली बात आपको 1 मिलेगा, यहाँ तक समझ में आ गया। और जब ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन मिलेगा, और फिर धन और ऋण का गुना क्या होता है, ऋण, और यहाँ पे क्या है, गुना आई। तो सबसे पहली बात यह है, तो यहाँ पे -1 का गुना जब मैं i से करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, -i। और ये किसका मान मिला, i की घात 7 का। तो i की घात 7 का मान कितना निकला, -i। ओके, इसी प्रकार आप खुद से होके i की घात 9, i की घात 11, i की घात
13 आई की पावर में आप क्या लिख सकते हो 15। इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। एक बार आप क्वेश्चन बना के देखना, ओके। तो आप कमेंट में बताना कि बना कि नहीं, ओके। और उसके बाद मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो अब इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको सम संख्या वाला का बनाना है। जैसे कि 135 है, आई की घात 135। तो उसके घात को मैं किस रूप में तोड़ सकता हूँ, एक विषम के रूप में तोड़ना। हमेशा याद रखना, जब आपके स्टेप से आए इसके घात को किस रूप में तोड़ना है, एक विषम के रूप में, एक सम के रूप में आपका होना चाहिए, ठीक है, जब आपके पास विषम वैल्यू हो। तो सबसे पहली बात है जो 135 है, 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ 134 धन 1, ठीक है। सेम इसी प्रकार सेम ऐसी बनेगा। तो यहाँ पे देखो 134 को पहले 2 से भाग दो तो क्या मिलेगा 134, 2 6 का 12, हासिल आया 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14। तो मैं 2 से इसलिए भाग दिया क्योंकि यहाँ पे घात में क्या है आई की घात 2 और आई की घात 2 का मान कितना होता है ऋण 1। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे देखो आई की घात 2 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा 67 लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसा करो, आई की घात 134 लिखो, फिर गुना करो आई की घात 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप आई की घात 134 है उसको जब भाग दिए 2 से कितना मिला आपको 167 मिला। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा आई की घात 2 और यहाँ पे 67 गुना आई। फिर यहाँ पे जब 2 और 67 का गुना करोगे तो पुनः आपका 134 आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास क्या है आई की घात 2 मतलब कितना होता है ऋण 1, ठीक है। और आपको बता देता हूं कि यदि आपके पास विषम संख्या आए, क्या है विषम आए, तो सीधी बात यहाँ पे क्या लेना है। अब देखो ये बड़ा वैल्यू हो रहा है तो इसका तो हम लोग बार बार घात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, यदि विषम आएगा तो माइनस होगा, याद रखना विषम आएगा तो सामने में माइनस आएगा, ओके। और अगर सम आए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा धनात्मक मिलेगा, धन 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 67 क्या होता है एक विषम है कि नहीं है। देखो इसके पीछे इकाई वाला देखना है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है मतलब विषम के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे 66 होता यानी धन वो क्या कहलाता सम कहलाता और वहाँ पे क्या आता +1 आता। तो सीधी बात है कि यहाँ पे आई की घात सबसे पहले 135 लिखना और यहाँ पे देखो विषम में घात में, तो इस कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण 1। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लिए रहो, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया गुना आई, ठीक है। अब उसके बाद ऋण 1 का गुना जब आई से करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा ऋण आई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ये वाला आई की घात 145, ठीक है। और बताना मेरे को कि बना कि नहीं, क्योंकि मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है और यहाँ से आपका आता ही आता है, ओके। अब देखेंगे यदि आपके पास सम वाला हो, सम वाला हो तो क्या करना चाहिए। तो चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है सम वाला देखने से पहले क्या करना चाहिए उस बात को ध्यान देते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताया था, उसके घात में अगर सम हो, ठीक है, सम हो तो वहाँ पे हमेशा मान क्या आएगा धनात्मक 1 के रूप में आएगा, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आई की घात, ध्यान से देखना, आई की घात 144 या फिर सबसे छोटा से स्टार्ट करता हूँ आई की घात 10 से। अब हमारा एक निर्णय होता है कि हम लोग क्या लिखेंगे इसको आई गुना 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 कितने बार लिखेंगे इसको 10 बार। लिखने से अच्छा है इसको ना लिख के हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। पहली बात बता देता हूँ, जब आपके पास सम आए तो यहाँ पे आप a की घात m गुना फिर a की घात m फिर घात में n का यूज करना।
तो सबसे पहली बात है जो 10 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की घात 2 फिर घात में 5, क्योंकि 2 गुना जब 5 करूँगा तो आपका 10 ही आएगा। और तो यहाँ पे आपका कौन सा फार्मूला यूज हुआ उसको लिखो। सबसे पहली बात है जो फार्मूला यूज हुआ है वो आपका a की घात m फिर घात में n, तो इसका फार्मूला हो जाता है क्या, a की घात m गुना n। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात ये है हमेशा आपको आई स्क्वायर का मान याद रहना चाहिए। तो आई स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऋण 1, फिर उसके घात में कितना दिया है 5, क्या दिया आपको 5। तो क्या करना चाहिए इसको, मैं बताया ना, यदि आपके पास विषम आए, क्या है विषम आए, उसके घात में तो क्या लिखेंगे, ऋण 1 लिखेंगे। तो इसके घात में आपके पास क्या है, ऋण, मतलब इसके घात में 5 है, तो सीधी बात है विषम संख्या है, तो विषम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 1 आपको मिलेगा। और विषम को आपको बता दिया हूँ किससे स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 10, मतलब सॉरी 11, जब लेते जाओ तब तक आपका विषम आते जाएगा। तो ये रहा आपका I10 का मान ऋण 1 निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे लंबा वैल्यू वाला I998, इसको क्या लिख सकता हूं मैं। तो सबसे पहली बात ऐसा टाइप का क्वेश्चन है इसको 2 से भाग दे देना, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 चौके 8, 1 9 8, ये उतर जाएगा, 2 निया 18, 1 2 निया 18। तो सीधी बात है यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की घात जो यहाँ पे 2 से भाग दिए हो उसको अंदर में लिख दो, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको मिला है भागफल मिला है उसको यहाँ पे लिख दो 499 को, ठीक है। सीधी बात है, आपको फिर जानना है कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है। तो आई स्क्वायर का मान होता है ऋण 1 और 499 आपका क्या है, एक विषम संख्या है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो इकाई में क्या आ रहा है आपको वो मायने रखते हैं। तो इकाई में आपका क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो इस कारण आपका जो मान मिलेगा ऋणात्मक ही मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि -1 की घात 499 मतलब विषम है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ऋण 1। तो यहाँ पे I998 का कितना मिला, ऋण 1। इसको इसलिए दिया गया क्योंकि आप जब भी आएगा तो इतना लंबा आई गुना इतना लंबा टाइम तक 998, तो यहाँ पे क्या दिया आपको 998 बार आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कारण ऑयलर ने एक नियम दिया आयटा का कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो, इसलिए ऑयलर ने एक कौन सा नियम दिया, सम्मिश्र संख्या का एक आयटा का निर्माण किया। ओके, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आप मिलो इसके सेकंड वीडियो में, और आपको बताना कि कमेंट में कि ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है, जो भी आपको होमवर्क दिया उसको आपको पूरा करके बताना है कि बना कि नहीं। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।